इलेक्शन आ रहे हैं, एक माहौल बनना चाहिए, लेकिन आदिवासियों को मालूम नहीं है उनके साथ क्या हो गया। सबका ध्यान इन्होंने मणिपुर की तरफ लगा दिया और भारत की संसद में देश आज़ाद होने के बाद से पहली बार इतना बड़ा कानून पास हुआ जिसने आदिवासियों के अधिकारों को ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मैं शुरू करता हूं, ये मैं 20 मिनट आखिरी में भाषण के बाद आप लोगों को बता दूंगा। चलो, आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, मैं सुन भी सकते हैं, लेकिन पहली बात, ये पूरा जो आज का जो मीटिंग है मेरा, यानी अपन लोगों ने जो मीटिंग अरेंज किया है, इसका श्रेय यहाँ के जितने छिंदवाड़ा के साथी हैं बिरसा ब्रिगेड के और जो दिन रात काम करते रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो लोग साथियों, हम छिंदवाड़ा में आज मीटिंग ले रहे हैं। एक प्रशिक्षण शिविर के लिए हम लोग बैठे हैं। पूरे समाज में बैनर पोस्टर का वार चालू है। पूरे देश में एक एक्सपेरिमेंट चालू है आदिवासियों के साथ में। शायद किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आदिवासियों के साथ में सिविल वॉर शुरू हो गया है। ये गांडू लोग हैं जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि इस दिन उत्सव मनाना है, तेरी बहन को नंगा करके घुमाएगा, उसके दूसरे दिन अगर दिवाली रहेंगी तो दिवाली पहले मनाएगा, उसका विरोध बाद में करेगा क्या? और मसला केवल नंगा करके घुमाने का नहीं है। नंगा करके घुमाने का जो वीडियो था, ये वीडियो किसने जारी किया? ये गवर्नमेंट ने जारी नहीं करी, किसी आदिवासी संगठन ने जारी नहीं किया। ये उन्हीं लोगों ने जारी किया जिन्होंने उस प्रकरण को अंजाम दिया। सरेआम सबके सामने ऐसा बोला जा रहा है कि 600 बंदूकें लूटी गई। मैं मणिपुर पर बात करके स्टार्ट कर रहा हूं। 600 बंदूकें नहीं, AK-47, उसमें 400 AK-47 यानी बड़े लेवल के हथियार थे जो मिलिट्री यूज करती है। और उसके बाद में 60,000 गोलियां, 60,000 गोलियां लूटी गई। मैंने पूरे इतिहास में जितना आज तक स्टडी किया, नक्सलियों ने भी इतनी बड़ी लूट नहीं करी, आतंकवादियों ने भी इतनी बड़ी कश्मीर में लूटे नहीं। अचानक वहां की पब्लिक ने मिलिट्री से ऐसे कैसे लूट ली? पुलिस वालों की कैद से वो लेडीज को लेके जाती है पब्लिक। पुलिस के पास बंदूक थी, पुलिस ने फायरिंग नहीं किया, लेकिन वो लेडीज का बलात्कार करके उसको मार दिया गया। उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस वालों की गोलियों से। जिन्होंने किया उसको पुलिस ने फायरिंग नहीं करी। 60,000 गोलियां, 600 AK-47, 400 AK-47 और बाकी बंदूकें, ये लूट सकता है क्या कोई? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और भारत सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका एफिडेविट दी, शपथ पत्र सादर किया, वहां पर सबमिट किया। उसमें लिखा है कि इतनी गोलियां, 60,000 गोलियां, 600 बंदूकें और कुछ बम गोले इन्होंने पब्लिक ने लूटी। कल का पेपर पढ़ो, कल के पेपर में और आया कुछ बंदूकें, हथियार और गोलियां और हाथ गोले फिर लूटे गए। मिलिट्री से कोई लूटता है क्या? मिलिट्री से कोई लूट सकता है क्या? मिलिट्री तो फायर कर देंगी। और मिलिट्री से लूटने का बयान गृह मंत्रालय से जाता है, भारत सरकार से, कि भाई इतने हथियार लूटे और इससे मारा गया।
इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासियों को मारने के लिए इतने हथियार, इतने बंदूकें दी गई और बाकायदा उनको मारा गया। आज का स्टेटमेंट है बीबीसी का कि मरने वालों की संख्या जो है 400 नहीं है, 300 नहीं है, उससे कई ज्यादा है, जिसका अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। एक वीडियो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 महीने से लाशें पड़ी हुई है सड़क पर। आपने देखा होगा वीडियो। मणिपुर में लाशें पड़ी हुई है, काली पड़ गई है, उसको इल्ली लग गए हैं, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं आया, ना सरकार आई। वो क्षेत्र को आग लगा दिया गया, वहां पे बॉडियां पड़ी हैं। क्या मतलब है इसका? ऐसा कभी देखे क्या भारत में आपने? वो वीडियो भी दिखाया जा रहा है। आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि ये तो हिंदू और क्रिश्चियन का झगड़ा है। ये हिंदू और क्रिश्चियन का झगड़ा है, भारत में आरएसएस ऐसा बोलता है। और यही भारत सरकार विदेश में बोलती है कि यह आदिवासी समुदाय के दो समुदायों के बीच का झगड़ा है। वहां नहीं बोलती कि क्रिश्चियनों को मारे, वहां बोलते हैं कि आदिवासी समुदाय के बीच का झगड़ा है। ये दोनों चीजें सफेद झूठ है। भारत के 2 पार्ट है, आदिवासी भारत के 2 पार्ट है, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बोला, जिसको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची बोलते हैं। 6वीं अनुसूची में 7 राज्य है जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, ये 7 राज्य हैं वहां। और 5वीं अनुसूची में जो राज्य है, पहला झारखंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, ये 5वीं अनुसूची की क्षेत्र है। महाराष्ट्र। करना क्या चाह रहे हैं ये लोग? किसी को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहती है गवर्नमेंट। पहले इन्होंने लाए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आए और इन्होंने बोल दिया हम यूसीसी लागू करेंगे। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो समझेगा ही नहीं आप लोगों को। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान अब मामला देखिए कैसा अलग जा रहा है। समान नागरिक संहिता, यानी भारत में जितने लोग रहेंगे उनको समान रूप से कानून लागू होगा। वास्तविकता में समान नागरिक संहिता इसलिए लाया गया है क्योंकि ओबीसी बोल रहा है जातिगत जनगणना कराओ, दलित बोल रहा है कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दो, आदिवासी बोल रहा है कि मेरे जमीनों के अधिकारों को सुरक्षित करो, मेरे लिए पर्सनल लॉ होना चाहिए। इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, तो आदिवासी का सांस्कृतिक पर्सनल लॉ भी होना चाहिए। हमारे कुछ लोग हैं बचपना कर रहे हैं, वो लोग धर्म कोड मांगने की मांग कर रहे हैं। धर्म कोड जो है ये आदिवासी की मूल से आपको हटा देगा, क्योंकि आपके जो 370 में उधर के और 371-72 के अंतर्गत जो 13C क में जो अधिकार है, वो अधिकारों में आपके लिए रूढ़ी, परंपरा और संस्कृति का जिक्र है, ना कि धर्म का। यह विश्व का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, किसी भी देश के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है जो प्रावधान भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए है।
उससे बड़ा प्रावधान है कि आदिवासियों की जमीनों पर किसी भी टाइप का हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप। उससे बड़ा प्रावधान है कि किसी भी टाइप का आप लोग संविधान में संशोधन करके आदिवासियों के अधिकारों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। साथियों, जितनी भारत में जमीन नहीं है उसकी आधी जमीन 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में है। मामला जमीन का है। मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, क्रिश्चियनों के पास जमीन नहीं है, जमीन आदिवासियों के पास में है। और इनको अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना है, विदेशी कंपनियों को बुलाना है, लैंड बैंक बनाना है, तो जमीन किसकी चाहिए? तो सरकार किससे लड़ेंगी? एक तरफ मणिपुर का माहौल बना है और दूसरी तरफ इन्होंने संसद में बिल पारित कर दिया कि जो वन की जमीनें हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों की जमीनें हैं, हम इसको प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, व्यापारियों को लीज में देंगे। आदिवासियों की जमीन लीज पर। और अब वो लीज की जमीनें लेकर वो लोग डेवलपमेंट करेंगे, उसके बदले में ये लोग झाड़ लगाएंगे। उसके अलावा इन्होंने एक प्रस्ताव और पारित किया कि आदिवासी क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। मेरी बात को गौर से सुनो। भारत के इतिहास में कभी किसी बिल में, किसी एक्ट में, किसी कानून में यह बात पारित नहीं की गई, कानूनी रूप से पारित नहीं की गई कि उस जगह पर छावनी बनाई जाएंगी अर्धसैनिक बल, यानी पैरामिलिट्री फोर्स। अब आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन नहीं लगेंगे। अब आदिवासी क्षेत्र में क्या लगेंगी? आर्मी लगेंगी, मिलिट्री लगेंगे। आपसे सवाल है मेरा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिलिट्री लगाना, इसका प्रस्ताव लिया जा सकता है संसद में। चाइना बॉर्डर पे प्रस्ताव लगाया मिलिट्री लगाना है, वहां प्रस्ताव लेके संसद में पारित किया जा सकता है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लगाने के प्रस्ताव को जब पारित कर रहे थे, तब किसी आदिवासी नेता ने कुछ क्यों नहीं बोला? विपक्ष का भी और सत्ता का भी। साथियों, जो हाल ओबीसी के हुए कि सत्ता और विपक्ष के दोनों लोगों ने ओबीसी को बेवकूफ बनाया, वही हाल आदिवासियों के हुए हैं कि हमारे लोग सत्ता में भी थे, विपक्ष में भी है, किसी ने कुछ नहीं बोला। जो आदिवासियों की रहनुमाई करने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की, यहां पे जो आदिवासियों का लीडर बनने का दावा करते हैं, वो कोई भी पार्टी का नेता रहे, जब आदिवासियों की जिंदगी का सौदा हो रहा था, ये लोग चुप कैसे थे? और वो बिल राज्यसभा में भी प्रस्तावित है, यानी लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में प्रस्तावित है, वो वहां से पास होके राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो कानून के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप जानते हो इससे क्या होगा? जो आपको वनाधिकार मिलते थे, 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन जो आपको देती थी गवर्नमेंट, अब इसके बाद कोई वनाधिकार कानून खत्म। सीएफआर खत्म। सीएफआर का मतलब होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, यानी सामुदायिक वन अधिकार, सामाजिक वन अधिकार। ये नाम की जो संकल्पना तुम्हारे सामने थी कि आदिवासियों को इस देश की जमीनें दी जानी चाहिए क्योंकि मूलतः वो इस जमीन के मालिक है, जो प्रस्ताव है था तुम्हारे कानूनों में, उस प्रस्ताव को इन्होंने खत्म कर दिया। अपने लोग 5वीं अनुसूची का झंडा लेके नाच रहे हैं। तकलीफ कब होती है कि कांग्रेस का भी आदिवासी आदमी और बीजेपी का भी आदिवासी आदमी, अपने समाज के भी संगठनों का आदिवासी आदमी 5वीं अनुसूची का झंडा लेके नाचता है और उसको मालूम नहीं रहता है कि 5वीं अनुसूची में क्या हो गया है। 5वीं अनुसूची में जो प्रस्ताव था कि ग्राम सभा की एनओसी के बगैर आप कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी जमीन ले नहीं सकते हैं, उस बात को मोदी जी ने निकाल दिए। आरएसएस ने उस बात को खत्म कर दी और वहां लिख दिया परामर्श। परामर्श का मतलब होता है बातचीत करना।
कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी एनओसी लगेगी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत की कम से कम 1 लाख एकड़ जमीनों पर इन्होंने प्रोजेक्ट डाल दिए। वहां के लोगों को कैंसर हो रहा है, लोग जमीन से बेदखल हो रहे हैं। गढ़चिरौली में देखो आप, सूरजागढ़ में, जहां पे सबसे बड़ा मिनरल से, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मिनरल मिलता है, वो अब मध्य प्रदेश में लूटेंगे ये कोयला खदान के नाम पे, जमीनों के नाम पर, पानी के नाम पर। मध्य प्रदेश में भी पूरे प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं। जब आदिवासी के जिंदगी का मामला आता है, इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लोग, अपने पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम ही मत लो, जो आदिवासियों के राजनीतिक दल है ये पहले बिक गए हैं, नेता भी बिक गए हैं, ये धंधा समझते हैं राजनीति को। पूरे समाज के जीवन का सौदा हो रहा है और आप लोग मस्त है, मैं यहां से लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा। वहां क्या करेगा? तेको चीफ मिनिस्टर बना देते, जमीन बचा सकता क्या? कानून बचा सकता है? प्रधानमंत्री बनाते हैं तुमको। अरे कितनी बड़ी बात है कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी, और उसके हाथों से ये बड़े बड़े बिल लिया ने। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, आदिवासी अधिकारों का सबसे बड़ा जो फैसला है, उसको खत्म करने का फैसले पे साइन करेंगे इस देश की आदिवासी राष्ट्रपति। जब इतिहास लिखा जाएगा तो बोला जाएगा कि भाई आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने का, भारतीय संविधान से खत्म करने का जो आखिरी साइन है, उसको मंजूरी जो है वो आदिवासी राष्ट्रपति ने दी है। अभी मणिपुर में इसी प्रदेश की महिला है, वहां पर राज्यपाल अनुसुईया बाई उइके, और राष्ट्रपति भी अपनी है। क्या हो गया? क्या कर ली हमने? कौन सी पार्टी जवाबदारी ले रही है? खुल के किसी ने बोला ही नहीं कि आदिवासियों का जो बिल पास हुआ है हम उसको पारित नहीं होने देंगे। हमारे नेता तो बात भी नहीं करते, चुन के काहे के लिए जाते हैं? साथियों, मैं आरोप कर रहा हूं, पार्टियों ने तो आदिवासियों को खत्म किया है, पार्टियों ने तो हमको कुएं में डाल दिया है, लेकिन हमारे नेताओं ने खाई में डाल दिया। धोखा किसी ने नहीं किया। तुम चुप कैसे रहते हो जब तुम्हारे समाज का प्रश्न आता है, तुम्हारे समाज के झील जमीन जंगल का प्रश्न आता है, उसकी इज्जत का प्रश्न आता है, तुम्हारे समाज के सम्मान का प्रश्न आता है, पहचान का प्रश्न आता है, तुम्हारे समाज के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न आता है, तुम चुप कैसे रहते हो? अब इलेक्शन लड़ने में मजबूर कर देंगे हमको। यह जानबूझ के किया गया है कि एक तरफ इलेक्शन का माहौल रहना चाहिए, इनका ध्यान पूरा इलेक्शन की तरफ लगा दो, और दूसरी तरफ इनके अधिकारों को समाप्त कर दो। 2-3 मध्य भारत के 2-3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक है राजस्थान, जहां के बॉर्डर एरिया पे आदिवासी है। मध्य प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है देश में। छत्तीसगढ़, जहां पे आदिवासी एरिया है। तेलंगाना, ये सब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। जानबूझ के इलेक्शन लगाया गया कि यहां पर ये इलेक्शन में घुस जाए और ये लोग अपने सामाजिक बातों के लिए, सामाजिक मसलों के लिए आंदोलन ही ना करें। अब अपने सामने सवाल ये खड़ा होता है कि हमने इलेक्शन लड़ना कि इन अधिकारों को बचाना? चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे, समय निकल जाएगा, तब तक के ये लोग हमारे अधिकारों को समाप्त कर देंगे संविधान से। दो पटरी पे आके खड़ा है समाज। समाज ने इलेक्शन में जाना चाहिए कि समाज ने आंदोलन में जाना चाहिए? सब कश्मकश में है। हमारी युवा पीढ़ी का कोई जवाबदार व्यक्ति उनके पीछे नहीं खड़ा है जो समझा सके कि अभी किया क्या जाए, किस तरफ लेके जाए समाज को। मध्य प्रदेश में पूरा समाज, आदिवासी समाज को लावारिस करके छोड़ दी है। कोई नेता खुल के नहीं आ रहा है। क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों के सांसद नहीं है? कोई भी पार्टी का रहे वो, चुप क्यों है? यही मोदी जी हमारे बीच में आएंगे, भाषण करेंगे, हमको वोट देने की बात करेंगे। समाज में इतनी ताकत तो रहनी चाहिए भाई, तू हमारे बीच में आए
तुम पार्लियामेंट में जब हमारी जिंदगी का सौदा कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तुमने कैसे कर दिया ये? मैं जो बात बोलने के लिए आया हूं, उस बात को पहले अच्छे से समझ लो। जो वन पे अधिकार है तुम्हारे, उसके लिए ये लोग मरे हैं। मरना पड़ा है इनको, बिरसा मुंडा को, टंट्या भील को, शंकर शाह, रघुनाथ शाह को, अवंती बाई को, दुर्गावती को, तिलका मांझी को, गुंडाधुर को, बाबूराव शर्मा के को, राघोजी भांगरे को, रेंगा कुरकू को, जो हमारे जितने शहीद हैं, इनको मरना पड़ा तब जाके हमको वन के अधिकार मिले, जमीन के अधिकार मिले। ये जमीनों के अधिकारों के लिए उनको क्या करना पड़ा? आज जमीन के अधिकार उनके मरने के बाद जो हमको मिले, वो आज समाप्त हो रहे, हमको क्या करना पड़ेगा? उन्होंने लड़के हमको दिलाए, मर के दिलाए, हम उसको बचा भी नहीं सक रहे हैं। हमारे पे जवाबदारी सिर्फ बचाने की है, उसको हासिल करने की भी नहीं है। जो है उसको बचाने की लड़ाई की जवाबदारी है। सवाल यह है मेरा कि आप लोग इस समाज को कैसे बचाओगे? इस समाज को इलेक्शन से बचाया जा सकता है क्या? क्या रास्ता है? कोई ऐसा तो रास्ता निकाला जाए कि जिससे हमारे समाज के आंदोलन को भी आँचना है, हमारे समाज के प्रतिनिधित्व को भी आँचना है और हमारे अधिकारों को भी आँचना है। भाइयों, हम ओबीसी के पास जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला सतीश भाऊ आजकल पूरा ओबीसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। गलत बात। ओबीसी को हमारी जरूरत नहीं है, हमको ओबीसी की जरूरत है। दलितों को हमारी जरूरत नहीं है, हमको दलितों की जरूरत है। मुस्लिमों को हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमको मुस्लिमों की जरूरत है। क्योंकि खत्म कौन हो रहा है? तुमने बहुत बड़ा नाम सुने होंगे, कारगिल युद्ध। कितने लोग मरे उसमें? कितने मरे? कारगिल में कितने मरे? कितने लोग मरे कारगिल में? जितने लोग कारगिल में नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग आदिवासी क्षेत्र में मारे गए हैं। और मणिपुर की घटना, ये टाइटल है, सिर्फ एक न्यूज रील है। मैं आपसे पूछता हूं, कल मणिपुर की घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में होंगी, तुम क्या करोगे? चलो छोड़ दो बात। क्या तैयारी है तुम्हारी? कौन सा संगठन है? आरएसएस चेक कर रहा था आदिवासियों में कितना दम है। तुम्हारे साथ में रह के तुम्हारे अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचते, और उनके षड्यंत्र का हम सैनिक बन के सम्मान के साथ समाज में घूमते हैं। कांग्रेस के लोग भी आरएसएस के ही साथ में रहते हैं अभी बहुत ज्यादा। उस नीति को वो लोग भी अपना रहे हैं। आदिवासियों का क्षेत्र है छिंदवाड़ा। जितना सम्मान आदिवासियों का नहीं हुआ, उससे ज्यादा सम्मान बागेश्वर महाराज का दिख रहा है मेरे को। 10 करोड़ का छिंदवाड़ा में सिर्फ मंडप लगा है। हाथ उठा के बताना मेरे को, आदिवासियों का 10 करोड़ का कोई भवन है क्या? ये तो लीज पे दिए बागेश्वर महाराज के लिए। आदिवासियों को जमीन भी नहीं है छिंदवाड़ा में। तुम्हारे जमने के लिए जमीन नहीं है। ये जो मैं एरिया में आया हूं, गांव से बाहर दिख रहा है मेरे को ये। जैसे भी है, सबका शुक्रिया अदा। जो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ है, इस बात को लेकर हम आगे बढ़े। साथियों, मैं पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में अगर ऐसा हुआ तो हमारे समाज के पास में क्या है? क्या तैयारी है?
मैं ये बात करने के लिए आया हूं। मैंने आज से 15 साल पहले बोला था कि ऐसा आदिवासियों के साथ में होगा। किसी ने मेरे को सुना होगा तो मेरे रिकॉर्डिंग्स होंगे किसी के पास, तो चेक करो पूरा। पंद्रह साल बाद ये शुरू हुआ। ये लोग बोल रहे हैं गुजरात में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ हुआ आदिवासियों के ही साथ में। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। अब सिर्फ 6-7 महीने 8 महीने में पूरे देश के आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार समाप्ति की ओर चले जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इससे मेरे को बहुत फायदा है। हो सकता है मेरे ये स्टेटमेंट से मेरे को कोई गिरफ्तार कर ले कि समाज को बहका रहा है, भड़का रहा है, लेकिन मैं भड़का रहा हूं। 6 महीने में आपके बाल बच्चों के अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मेरे को एक जन ने पूछा, भाऊ आप 9 अगस्त का विरोध कर रहे हैं, 9 अगस्त के दिन क्यों कर रहे हैं? मैं उसको पूछा 9 अगस्त को क्या है? तो विश्व आदिवासी दिवस है। तो मैंने बोला भारत सरकार ने बोला है क्या वहां पर कि आदिवासी भारत में रहते हैं, या तुमको आदिवासी मानने के लिए तैयार है भारत सरकार? अभी तक की तुमको मान्यता नहीं मिली। ये 9 अगस्त के दिन के लिए हैदराबाद जेल में थे हम। पहली बार जब भारत में लाए इसको कि 9 अगस्त मनाना चाहिए, मनाना चाहिए, बहुत मारे थे मेरे को कॉलेज में। हम लोग जेल में थे, मेरे को याद है। बुरा इस बात का लगता है कि वो लोग जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो लोग बोलने लग गए कि 9 अगस्त के दिन अपने को कुछ नहीं, अपना उत्सव मनाना है। कैसे मनाएंगे यार उत्सव? चलो ठीक है, उत्सव मना लिया आपने, उसके बाद उत्सव मना के संकट से बच सकते क्या? 9 अगस्त इसलिए डिक्लेयर किया अपन ने बंद क्योंकि 9 अगस्त के दिन आदिवासी समाज रास्ते पर आता है। वो जहां नाचना गाने के बजाय वो समाज के बारे में सोचना शुरू कर दे, उस समाज के बारे में उसमें संवेदना पैदा हो जाए, इसलिए 9 अगस्त। 9 अगस्त इसलिए क्योंकि विश्व के सभी देशों का ध्यान भारत के आदिवासियों की तरफ चले जाएगा कि ऐसी क्या बात भारत में हो रही है कि भारत के आदिवासी लोग 9 अगस्त के दिन उत्सव मनाने के बजाय इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसलिए 9 अगस्त। 9 अगस्त इसलिए क्योंकि भारत के आदिवासियों को अब तक के भारत में मान्यता नहीं मिली है कि वो भारत के आदिवासी है, इसलिए 9 अगस्त। 9 अगस्त इसलिए क्योंकि भारत में राम पैदा हुए इस बात के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देश की सरकार मानती है, लेकिन आदिवासी देश का मूल निवासी है, यह बात सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी भारत सरकार उसको नहीं मान रही है, इसलिए 9 अगस्त। बस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद कोई जजमेंट नहीं बचता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का नंदाबाई भील का जजमेंट आया है वो बिरसा ब्रिगेड के वजह से आया है पूरे देश में। अगर ये बिरसा ब्रिगेड नहीं होता तो वो जजमेंट भी आदिवासियों को देखने को नहीं मिलता इस देश में। ये वो संगठन है। बिरसा ब्रिगेड की उपलब्धि देखना चाहते हो आप? थोड़ा जाओ, आज पूरे देश में क्या हो रहा है, 9 अगस्त को कैसे मना रहे, समाज का युवा कैसे सोच रहा है, यह समझ में आ जाएगा तुमको। बिरसा ब्रिगेड संगठन मत देखो, उस सोच को देखो जिस सोच को लेकर हम लोग काम करना चाहिए पूरे समाज में। क्या है, हम इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में रहने के बावजूद हमारी औकात क्या है? मुझे कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा दिल्ली में, भाई आप मध्य प्रदेश में क्या करोगे, कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करोगे? तो मैंने बोला मध्य प्रदेश में हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम सामाजिक गठबंधन करेंगे। तो कैसे गठबंधन होगा? बोले सामाजिक। मैंने बोला ओबीसी के साथ हमारा सामाजिक गठबंधन होगा, एससी के साथ हमारा सामाजिक गठबंधन होगा, मुस्लिमों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ हमारा सामाजिक गठबंधन होगा। ये सामाजिक गठबंधन की संकल्पना कहां से लाए? मैंने बोला बाबा साहब ने दिया, फुले ने दिया है, बिरसा मुंडा ने दिया है, टंट्या भिल ने दिया है। साथियों, ये जानते हैं कि ये समाज इलेक्शन के इसमें
पूरा घुस जाएगा। अब दूसरा कोई बिल लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। कल यूसीसी अगर पास हो गया, ना बचेंगी 5वीं अनुसूची, ना बचेंगी 6वीं अनुसूची, ना बचेंगे तुम्हारे जमीन के अधिकार, ना बचेगा तुम्हारा रिजर्वेशन और ना बचेंगी तुम्हारी पहचान। उसके बाद क्या करोगे? मैं यूसीसी इसलिए लिख दिया हूं, यही बिरसा ब्रिगेड है जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाके इस पर अपील करी। पहला सेपरेट अपील, एडवांस अपील किए अपन लोगों ने पूरे देश में। जो बिरसा ब्रिगेड का कैडर है उसको मालूम होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, किस स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। आज तक के आदिवासियों का कोई एडवांस एप्लीकेशन भारतीय पार्लियामेंट में बिल पास होने के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं गया। वो एडवांस एप्लीकेशन बिरसा ब्रिगेड ने किया। इसलिए 9 अगस्त बंद। तुम्हारे बारे में सोचे तो सही, तुम्हारा गांडू नेता कुछ नहीं बोल रहा है। बार बार बोल रहा हूं मैं, गांडू ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब तुम्हारे समाज के बारे में इतना खतरनाक बिल पास हो रहा था, तुम्हारे नेताओं ने कुछ क्यों नहीं बोला? वो कोई भी पार्टी का रहे। और जो गैर आदिवासी है, जो बोलते हैं अपने आप को हम आदिवासियों के नेता है, उन्होंने क्या किए? सब पार्टियां चुप क्यों हैं? पार्टी आदिवासी की रहती है और टिकट आरएसएस बांटती है। कैसे तुम्हारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा बताओ? यही दौर है जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी हो गए, और यही दौर है जब पार्लियामेंट में तुम्हारे बारे में इतने नाजुक बिल पास कर दिए जाएंगे, इतने नाजुक कानून तुम्हारे पे लादे जाएंगे। तुम्हारी जनरेशन खत्म हो जाएंगी, ऐसे कानून पास हो गए हैं। फॉरेस्ट बिल पढ़ो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या धोखा किया गया है वो पढ़ो। 5th शेड्यूल में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ो, तुम्हारे साथ क्या धोखा हुआ है वो देखो। 2 करोड़ आदिवासियों को ये लोग अब जंगल से निकालने वाले हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के तहत जितने मामले तुम लोगों ने दावे दिए थे उसमें से सिर्फ 50% दावे को मंजूरी मिली है और 50% दावे खारिज कर दिए गए। और जो दावे खारिज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो आदिवासियों को क्षेत्र से बाहर निकालो। 2 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपने जमीन से बाहर चले जाएंगे। कौन बोल रहा है तुम्हारे बारे में? कौन जवाबदारी ले रहा है? मैं यहां का विधायक बनूंगा, मैं यहां का एमएलए बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मेरी ये पार्टी है, मेरी वो पार्टी है, ये अपनी पार्टी है, क्या करोगे इससे? किस स्टेज पे आके हम लोग खड़े हो गए हैं? कौन से स्टेज पे हम लोग आके, किस अवस्था में आके हम लोग खड़े हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे 2 सवाल पूछता हूं। क्या आदिवासियों के पास ऐसा सामाजिक संगठन है जो पूरे देश में आदिवासियों का नेतृत्व करता है? आदिवासियों के पास में ऐसा कोई सामाजिक संगठन है? चेयर दे दो दादा, चेयर दे दो। दादा, बड़ा बुनियादी सवाल है ये कि आपके पास में ऐसा कोई सामाजिक संगठन उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप पूरे देश के आदिवासियों की लड़ाई एक मुश्त होकर लड़ सकते हैं? है क्या? एक। दूसरी चीज, एक तरफ आप इलेक्शन लड़ोगे, इलेक्शन की तरफ जाओगे, दूसरी तरफ इन्होंने जो जो बिल पास कर दिया है वो बिलों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, नागालैंड, इधर साइड। जब मणिपुर जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बनेगी, तुम्हारी क्या तैयारी है? अरे जिन्होंने मणिपुर में इतना बड़ा हमला किया, हथियार इतने लूट सकता है क्या कोई? उसका दूसरा मतलब यह है कि हथियार दिए गए आदिवासियों को मारने के लिए, और उससे बुरे हालत यहां होंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि तुम्हारा आदमी तो आधे से ज्यादा तुम्हारी दुश्मन की सेना का सेनापति है। गोली इधर से भी चलेंगी, उधर से भी चलेंगी, लड़ेगा इधर का भी आदमी, उधर का भी, मरेगा कौन? उस स्थिति पे कौन विचार कर रहा है?
मध्य प्रदेश में मणिपुर जैसी घटना हुई, तुम्हारी क्या तैयारी है? बस इसका उत्तर दे दो, बाकी छोड़ दो। जो मणिपुर के लोग अपने जीवन को दांव पे लगा के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झट रहे हैं, अब वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता रहे, वो अपनी राजनीतिक पार्टी को लात मार रहा है और सीधा बोल रहा है पहले समाज बाद में सब। मिजोरम का उदाहरण लो, आदिवासी था वो बोले भाड़ में गई पार्टी, मुख्यमंत्री रैली में शामिल हो गया है। क्योंकि समाज सबसे बड़ी चीज है, उसको बचाओगे कैसे? क्योंकि यह समाज ने ही तुमको अधिकार दिया है, कोई भगवान भगवान ने नहीं दिया। इस समाज ने तुमको पहचान दिया है, यह समाज के भरोसे जमीन है तुम्हारे पास, इस समाज के भरोसे तुम्हारी नौकरियां, पानी, रोजी रोटी सब चल रही है, सिर्फ समाज के भरोसे। आदिवासियों के जीवन से समाज नाम की चीज निकाल दो, बचता क्या है बताओ? जो चीज तुमको जिंदा रखती है, जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है, वो चीज को तुम बचाना ही नहीं चाहते हो। पार्टियों को बचाना चाहते हो, नेताओं को बचाना चाहते हो, समाज को बचाने के लिए तो सोचते ही नहीं। हमने राजनीतिक उत्सव मनाना है या सामाजिक आंदोलन करना है, इसकी भूमिका लेने के लिए बिरसा ब्रिगेड पूरे प्रदेश में घूमेगा। मैंने उसी दिन बोला हूं कि ये लोग वोट मांगने जाएंगे, हम लोग हमारे लोगों के पास सम्मति मांगने जाएंगे, क्योंकि इनको तो सिर्फ एमएलए बनने का है, हमको तो पूरी समाज को बचाना है। चलो मेरे को बताइए, एक हाथ उठा के बताना, कौन सी पार्टी आदिवासियों के अधिकारों को वापस लाके दे सकती है? वो पार्टी का नाम बताओ। कांग्रेस, बीजेपी, वो तो तुम्हारे मार लिए, तुम्हारी पार्टी खत्म कर। तुम्हारी पार्टी का नाम बताओ, बोलो कौन सी पार्टी ला सकती है? उसकी ताकत देखो, उसका लेवल देखो, उसके लिए अपने जीवन का समय हम दे रहे हैं, महत्वपूर्ण समय। उससे अगर कोई रिजल्ट नहीं है तो हमने करना क्या चाहिए? वो चंद लोगों की दुकान बन गई है। मैं पार्टी आदिवासियों की और टिकट आरएसएस देती है, कह रहे ये हालत हो गए अपने लोगों के। चलो वो भी छोड़ दो, मेरा यह कहना है कि इन हालातों में जब तुम्हारे फॉरेस्ट एक्ट बिल आधा पारित हो गया है, तुम्हारे गर्दन पे तलवार आ गई है, उन हालत में जब तुम्हारे समाज के 2 करोड़ लोगों की जमीनें ये लोग छीन लेंगे, अभी ये लोग तुम्हारे 5वीं अनुसूची के जो अधिकार है जिसमें पैसा कानून है, वो पैसा कानून को बदल दिए हैं वो, उसके बाद ये लोग तुम पे यूसीसी लागू कर देंगे, क्या होगा? तो मैं चारों कानूनों का बेरीज करता हूं, यानी उसको जोड़ता हूं, चारों कानूनों को, बाकी कुछ नहीं। एक फैसले की तरफ जा रहे हैं हम लोग। साथियों, मैं आया था कैंप लेने के लिए, लेकिन मैं लेट हो गया हूं। मेरे को वो उधर जाना भी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अमेरिका के आदिवासियों के साथ, आज तुम लोग भी देखना लाइव, उसको आएगा, वो सब लोगों को दिखेगा। उसको एनडीटीवी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गया आज, लेकिन हम लोगों को अपने लेवल पर, क्योंकि एनडीटीवी भी उन्हीं की है, कोई भी टीवी उन्हीं की है, सभी चैनल उन्हीं के हैं, तुम्हारी कोई बात वहाँ तक पहुँचने वाली नहीं है। सिर्फ एक सोशल मीडिया ही है जिसके मार्फत हम लोगों को कुछ सुनने मिलता है, बाकी जगह से तो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं 4 प्रश्नों को रखता हूँ तुम्हारे सामने, फैसला तुमको लेना है।